गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि हमारी पहले वाले वीडियो में बात हुई थी कि आपको ये बताया गया था कि हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है और हमारा जो मेन फोकस है वो मेन फोकस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। और छोटे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे नंबर ज़्यादा स्कोर होंगे और साथ ही साथ छोटे क्वेश्चंस को याद करते हैं तो अपने आप बड़े क्वेश्चन कंबाइन करके बन जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जो पेपर आया है आरबीएससी की तरफ से, मॉडल पेपर 2026, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में करते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएं, जिससे हमारा रिवीजन जो है वो और स्ट्रांग होता जाए और हमारे जो फोकस है, मेन जो एम है आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले कवर अप करना है, वो हम करते जाएं। तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर 2026 जो आरबीएससी की तरफ से पब्लिश हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है। तो हम सब जानते हैं बहुत ही फेमस बुक है, इसका नाम लास्ट में वेल्थ ऑफ नेशन है अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं। और जब हम पूरा नाम याद नाम आता है तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से उनकी बुक है, जो 1776 में पब्लिश हुई थी। इन्हीं को ही, एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक कौन है, वो भी एडम स्मिथ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण बताइए। तो जैसे हम जानते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन कार्य के रूप में, कच्चे माल के रूप में कार्य में ली जाती हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं इनमें से, तो मकान जो है वो अंतिम वस्तु है, क्योंकि मकान जो है वो फाइनल है। ठीक है, मशीन जो है वो भी अंतिम वस्तु में आती है, कार भी अंतिम वस्तु में आती है, लेकिन सिर्फ इस्पात, स्टील जो होता है वो कच्चे माल के रूप में उत्पादन कार्य में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जो हमारा केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना 1935 में की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया है। आपके बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है और ये भी पूछा जाता है कि हमारे केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो हमारे केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया। तो व्यावसायिक बैंक के दो मुख्य कार्य जो होते हैं वो है जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, और जो तीसरा मेन होता है वो है साख सृजन। तो जैसे इसमें बताया गया, खुले बाजार की क्रियाएं वो केंद्रीय बैंक का कार्य है, जो साख नियंत्रण के लिए प्रयोग में उपायों में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है अंतिम ऋणदाता, ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। मुद्रा का निगमन, ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। साख सृजन व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है। तो हमारा आंसर होगा द साख सृजन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एमपीसी का सूत्र। एमपीसी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। सीमांत जहाँ शब्द यूज होता है वहाँ पर याद करने के लिए हमें बस दिमाग में रखना है कि जहाँ एम है किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी जगह पर जहाँ एम लिखा हुआ है, चाहे वो एम, जहाँ वो व्यष्टि में एमसी, एमपी, ये सब शब्द हुए हैं, या एमयू, या ये यहाँ एमपीसी, एमपीएस, जहाँ भी एम होता है वहाँ पर तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला अतिरिक्त कीवर्ड यूज़ होगा, नेक्स्ट परिवर्तन यूज़ होगा और लास्ट में डेल्टा यूज़ किया जाएगा। तो इसमें सीधा सा आंसर हम देख सकते हैं कि जहाँ डेल्टा का यूज़ है वही हमारा आंसर है, डेल्टा सी वाई, डेल्टा वाई। इसके सभी फॉर्मूले याद करने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि जो सी, जिसमें जैसे इसमें एमपीसी है, एमपीसी में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो सी मतलब उपभोग, उपभोग का संबंध किससे होता है, आई से, तो सी वाई वाई। और मैंने आपको बताया कि जहाँ एम है वहाँ पे डेल्टा का साइन यूज़ होगा, तो हमारा आंसर होगा डी या द, डेल्टा सी वाई डेल्टा वाई। एमपीसी हमें क्या बताता है, एमपीसी हमें बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसके बीच में एक संबंध को दर्शाता है। अब इसमें देखें तो y माइनस सी जो है वो बचत को बताएगा, सी वाई वाई का फॉर्मूला जो है वो ए पी सी का होता है और एस वाई वाई का फॉर्मूला ए पी एस का होता है। तो हमारा आंसर है डेल्टा सी वाई डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय से होने वाले परिवर्तन से नहीं हो सकता। तो जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो आय से कभी भी क्या होगा, ज़्यादा कभी कभी कम नहीं होगा या कभी भी कम नहीं होगा। तो जितना आय में परिवर्तन हुआ है ज़रूरी नहीं है अपना उपभोग भी उतना ही बढ़ा दे, तो वो कभी भी कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है। तो वित्तीय वर्ष हम पढ़ते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार के राजस्व में सरकार का व्यय अधिक हो तो क्या रहता है? तो जब सरकार का जो राजस्व है, उस राजस्व से सरकार का व्यय अधिक हो, मतलब उसका प्राप्तियों से अधिक उसका व्यय हो। जब खर्चा होगा तो हमेशा खर्चा जब ज़्यादा होता है तो हम पढ़ते हैं हमेशा घाटा होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा? घाटा बजट होगा। ठीक है। संतुलित बजट कब होगा? जब आय और व्यय दोनों बराबर होंगी। अधिशेष बजट, जिसको हम बचत का बजट भी कहते हैं, ये जब होगा जब हमारी आय अधिक होगी और व्यय कम होगा। घाटा बजट जब होता है जब व्यय अधिक होता है और आय कम होती है। और शून्य बजट जो है वो, उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बजट हम शुरू कर रहे हैं वो नए वित्तीय वर्ष से हमेशा ज़ीरो से शुरू होगा, और उससे पहले का ना तो हम जो अगर अधिशेष है वो भी हम काम में नहीं लेंगे, और जो घाटा है उसको भी हम जोड़ेंगे नहीं, तो उसको हम शून्य बजट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सा या सी, डेफिसिट बजट या घाटा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वस्तुओं का व्यापार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूंजी खाते का घटक। तो पूंजी खाते में वस्तुओं का व्यापार नहीं आएगा, सेवाओं का व्यापार नहीं आएगा, अंतरिम भुगतान नहीं आएगा, बल्कि निवेश आएगा। पूंजी खाते में हमेशा सारे निवेश जोड़े जाएंगे, चाहे वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो, विदेशी संस्थागत निवेश हो, या एनआरआई से जो भी एनआरआई की जो इनकम है वो हो, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म निवेश हो, उन सबको पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा। पूंजी खाते का मतलब ये है कि ऐसा खाता जो हमारे जो उत्पादन कार्यों को बढ़ाएगा और हमारे यहाँ पे एक परिसंपत्ति एसेट का निर्माण करेगा। तो पूंजी खाते का घटक होगा डी या द, निवेश, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, खुली अर्थव्यवस्था गुणांक बंद अर्थव्यवस्था गुणांक से हमेशा अधिक होगा, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था जो गुणांक होता है उसमें आयात निर्यात शामिल होते हैं, और जो बंद अर्थव्यवस्था गुणांक होता है उसमें आयात निर्यात शामिल नहीं होते। इसलिए खुली अर्थव्यवस्था गुणांक में हम पूरे विश्व को शामिल करते हैं और उनके साथ आयात निर्यात करते हैं, इसलिए वो गुणांक ज़्यादा बड़ा होता है बंद अर्थव्यवस्था गुणांक की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि का हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है अर्थशास्त्र की जिसमें 1 या 2 इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आंसर हमारा होगा व्यक्तिगत आय का अध्ययन होगा, मतलब एक ही जो पर्सन है उसकी आय को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर है सा या सी, व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाने वाली व्यवस्था। तो हम पढ़ के आए हैं सरकार से सार्वजनिक व्यवस्था होती है, और इसमें का आंसर हमारा क्या होगा? सार्वजनिक का दूसरा नाम क्या होता है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो हमारा सही आंसर है ब या बी, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इन्हीं के ऑप्शन हम आगे का पढ़ लेते हैं। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। फिर केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसका दूसरा नाम होता है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, और इसका उद्देश्य जो होता है वो लोगों का कल्याण करना होता है, और इसमें सिर्फ सरकार का ही नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। बजट रेखा की प्रवणता होती है, बजट रेखा का ढाल क्या होगा? तो बजट रेखा का ढाल होता है माइनस पी एक्स बटा पी वाई, या फिर -P1/P2। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऋणात्मक होता है, नीचे गिरता हुआ होता है, इससे इसका आंसर होगा -P1/P2, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामंतया सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS क्या होती है? तो MRS हमेशा घटती होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसे जैसे हम वस्तुओं की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे दूसरी वस्तु का हम क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। तो ये हमेशा गिरती हुई होती है, तो इसका आंसर होगा अ, घटती हुई या डिक्रीजेस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्र उल्टे यू आकार का होता है? तो देखिए AP और MP दोनों ही क्या होते हैं? उल्टे यू की तरह होते हैं। जब आप बनाएंगे तो हमेशा उल्टा यू की तरह होता है। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर होगा ए, AP तथा MP। AC और MC होते हैं वो सीधे यू की तरह होते हैं। TC और TBC S की तरह होते हैं, इन्वर्टेड S की तरह, और AC और ABC भी यू की तरह होते हैं, सीधे यू की तरह। तो इन्वर्टेड यू जो उल्टा यू होता है वो AP और MP में ही होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन का संबंध है। तो जहाँ फलन शब्द है इसका मतलब वहाँ संबंध बताना है। उत्पादन तो उत्पादन के साथ उत्पादन के कार्यों के बीच में क्या बताता है, ये संबंध बताता है। तो इसका सही आंसर होगा आगत तथा निर्गतों के बीच में। सी इसका सही आंसर है, आगत तथा निर्गत। उत्पादन के साधन जो होते हैं उसे हम आगत कहते हैं, और जो आपका आउटपुट होता है, उत्पादन होता है, उसे हम निर्गत कहते हैं। इसका सही आंसर सी है, आगतों तथा निर्गतों से, या इनपुट्स एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार से वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो बाजार होती है उसमें वस्तु का जो कीमत का निर्धारण है वो उद्योग के द्वारा होता है, क्योंकि उद्योग जो है वो निर्धारित करती है और जो फर्म होती है वो उसको स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिमांग की स्थिति में बाजार कीमत क्या होगी। तो हम पढ़कर आए हैं मांग क्या है, अधिमांग है। अधि का मतलब होता है मांग अधिक है किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में। तो उस स्थिति में हमारी जो कीमतें होंगी वो कैसी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि मांग अधिक है और पूर्ति कम है, तो इसमें कीमतें बढ़ जाएंगी। तो संतुलित कीमत से क्या होगी, ये अधिक होगी। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद है फिल द ब्लैंक्स, वो हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चंस याद करवाए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद इसको पढ़िए। और आपको कई क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन हमने बनाए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही हम सारे पेपर्स ऐसे ही करेंगे और धीरे धीरे अपनी जो तैयारी है उसको, बोर्ड के एग्ज़ाम जो कि इस बार जल्दी हो सकते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि नई शिवरा के अकॉर्डिंग कि 12 फरवरी के आसपास आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि नया सेशन इस बार 1 अप्रैल से होगा। तो हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है, अभी भी समय है, डरिए मत, बस थोड़ी सी मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और नंबर भी अच्छे आएंगे। अगर आप अभी से ढीले हो जाएंगे या कुछ नहीं करना चाहेंगे तो फिर हम जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो अपने पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप सब कर सकते हैं और आप सब कर सकेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, शॉर्ट क्वेश्चंस पर, और कोशिश करनी है इकोनॉमिक्स में मेन डायग्राम्स पे और फॉर्मूलाज पे विद डेफिनेशंस। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।